हेलो बच्चों, आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये विष्णु खरे जी द्वारा लिखित है और आपके आरओ के गद्य खंड से लिया गया है। देखिए चार्ली चैपलिन की तस्वीर आप जो पीछे देख रहे हैं वो इस तरह का गेटअप चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में अपनाया और जो आगे देख रहे हैं वो वास्तविक चार्ली चैपलिन है। ये विष्णु खरे जी हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है, बहुत बड़े लेखक। 1940 में इनका जन्म हुआ और 2018 में इनकी मृत्यु। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया है, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से नवाजा गया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और अब आते हैं हम पाठ पर। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। 1989 में महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई क्योंकि इनका जन्म 1889 में हुआ था। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है अपनी प्रतिभा से। विकासशील देशों या विकसित देशों सभी जगह चार्ली को अपना लिया गया। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची हैं। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 सालों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश बनती है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अनकहा रह गया है चार्ली के बारे में। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। इनकी फिल्में देखिए आप, ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ। भावना पर यानी कि इमोशंस पर आधारित हैं, वहाँ पर तर्क की गुंजाइश कम है और इमोशंस भावनाएं ज़्यादा हैं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट और डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबाड़, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति तक उनकी फिल्मों को एक जैसा आनंद प्राप्त करते हैं। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। थोड़ा सा समझिए इसको कि इनकी फिल्में छोटे बच्चे से लेकर आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसी महान प्रतिभा सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो चार्ली का कैरेक्टर है वो एक आम आदमी की तरह है, लेकिन उस फिल्मों के जो अर्थ निकलते हैं वो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से समझ सकता है उसको। और इनकी फिल्में इन्होंने कला को लोकतांत्रिक इस संदर्भ में बनाया कि कोई भी इनकी फिल्मों को देख सकता था, बिना जाति, वर्ग, वर्ण और बिना लिंग भेद के कोई भी इनकी फिल्मों को आसानी से देख सकता था, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी। तो इनके कैरेक्टर इस तरह का नहीं था कि जहाँ पर ये बताया गया हो कि इस जाति का है, इस धर्म का है, नहीं, या गरीब अमीर, कुछ नहीं। कोई भी जा कर के इनकी फिल्मों को देख सकता है क्योंकि जो कैरेक्टर है यहाँ पर फिल्मों का वो एक निहायत ही आम व्यक्ति है। चैपलिन की फिल्में ये दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में कमी है। चैपलिन एक स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे जिसके पति ने उनको छोड़ दिया था, अतः उन्हें भयानक गरीबी व माँ के पागलपन से संघर्ष करना पड़ा और पूंजीपति जो अमीर लोग थे उससे अपमानित हुए। इनकी नानी खानाबदोश थी और पिता यहूदी वंशी। खानाबदोश जिनका घर नहीं होता, बंजारे टाइप के। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया, यहाँ वहाँ घूमने वाला। वे कभी मध्यवर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना पाए। ये सिर्फ जो जिस तबके के थे वही जीवन मूल्य इनके थे। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते बल्कि कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। मतलब एक चार्ली की फिल्में एक नए तरीके की समीक्षा की मांग करती हैं। पुराने बने बनाए खांचे पर समीक्षाएं गढ़ना ठीक नहीं है। चार्ली की फिल्में इससे अतिरिक्त की मांग करती हैं। देश काल की सीमाओं को वो लांघ जाती हैं क्योंकि चार्ली की फिल्मों में भाषा नहीं है,
मूक फिल्में हैं, साइलेंट मूवी हैं, तो कोई भी उसके साथ आसानी से जुड़ता है। दूसरा, चार्ली का जो कैरेक्टर है वो निहायत ही आम व्यक्ति है। उसकी हरकतें इस तरीके की हैं जो आम जीवन में हमें हमेशा उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। दर्शक उनके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने परिचित को। चार्ली ने हमेशा भावना को चुना। उसके कारण थे, बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से, देखो उनके जीवन में 2 घटनाओं का बड़ा असर हुआ। जब वे बीमार थे, छोटे थे, तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। जैसे ईसा के सूली पर चढ़ने का अध्याय आया तो माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। इस प्रसंग से उन्होंने सीखा स्नेह, करुणा और मानवता, जो उनकी फिल्मों में दिखाई दिया। दूसरी घटना थी कि चार्ली जब छोटे थे तो उनके घर के पास एक कसाई खाना था, यानी जानवर काटे जाते थे। प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते। एक बार एक भेड़ किसी तरह से कसाई के हाथों से भाग निकली और बाज़ार में दौड़ते दौड़ते वो कभी पकड़ी जाती, कभी उसको पकड़ने के लिए कभी कसाई गिर रहा था, कभी भेड़ गिर रही थी। तो आसपास जो जितने भी लोग थे वो उनके ठहाके लग रहे थे, वो हंस रहे थे। चार्ली भी हंस रहा था देखते देखते। अचानक कसाई भेड़ को पकड़ लेता है। तब चार्ली की समझ में आता है अब तो इसको मार दिया जाएगा। वो ये कहते हुए रोते रोते अपनी माँ के पास भाग जाते हैं। इस घटना से उनके ऊपर बहुत असर हुआ और उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि करुणा व हास्य एक साथ उनकी फिल्मों में इसी घटना से आया। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र में ये दोनों तत्व एक साथ नहीं आते ना, तो करुणा या तो अलग होगी और हास्य अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं होते। लेकिन चार्ली की फिल्मों ने भारतीय साहित्य शास्त्र को भी थोड़ा समृद्ध किया और हम उससे ये बात सीख पाए। आगे देखें, भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में, इससे भारतीय लोग अपरिचित थे, लेकिन इसको जनता ने उसे फिनोमेनन की तरह स्वीकार किया, जैसे बत्तख पानी को, या किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है, या हर व्यक्ति दूसरे को कभी जोकर कभी विदूषक समझ लेता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। इसको समझें कि मनुष्य हम जो हैं, हम हैं क्या आखिर में? कुछ भी नहीं। हमारे साथ कभी भी कुछ भी घटित हो जाता है। हालांकि हमारा अहम हमें बहुत कुछ मानने पर विवश करता है, लेकिन हम हैं कुछ नहीं। हम ईश्वर के हाथों की, नियति के हाथों के विदूषक हैं, जोकर हैं। क्लाउन ये भी इसी का एक रूप है जो सिर पर मुकुट लगाता है जोकर की तरह। जोकर आपने सर्कस में देखा होगा। साइड किक क्या है? ईश्वर की हम साइड किक हैं। कभी भी समय आने पर ईश्वर हमें परिदृश्य से बाहर कर सकते हैं। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा संयोग था तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली के साथ मिलना चाहता कि वो साथ में रहें। चार्ली के इसी भारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने उनका गेटअप अपना लिया, उनकी जैसी एक्टिंग करी, आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी सभी ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, उनमें मानवीयता अधिक है। चार्ली हमेशा छोटे से युवा दिखते हैं और वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। सबको ऐसा लगता है चार्ली जैसे उनके अपने जैसे हैं। हमारे यहाँ होली के त्यौहार को छोड़ दें तो अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। नगरीय लोग तो अपने ऊपर हंसने की सोचते भी नहीं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है? जब वे सबको स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि के प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा, यानी कि जब उसके अंदर अहम आ जाता है। तो आपने अगर फिल्में देखी हो देखिएगा, छड़ी घुमाता हुआ चार्ली जब बड़ा खुश होता है और बड़ा गर्वीला सा दिखाई देता है, तभी अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके रोमांस पंक्चर हो जाते हैं। महानतम क्षणों में भी कोई भी हमें अपमानित होकर भाग सकता है। होता है ना हमारे साथ, जैसे हम बहुत खुश होते हैं, हमें कुछ हासिल होता है, अचानक कुछ ऐसा हुआ जाता है कि हमारी सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे की तरह फुस हो जाती है। तो ये पाठ, इसका सारांश आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं चार्ली चैपलिन की इस चैप्टर यानी इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगी। धन्यवाद।